स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो है बायोलॉजी के टॉपिक्स कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग को चैनल पर देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बायोलॉजी के लिए अलग से बनाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, आप बोलेंगे भाई हमें इस बारे में पहले से पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। सांस लेना है, उसके लिए कुछ सिस्टम डेवलप है, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। और बचपन में तो बच्चों को लगता था कि नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता था कि नाक तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद नॉस्ट्रिल ट्रेकिया और फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के आएंगे। स्टूडेंट्स, अब ना हम कुछ टाइप्स का जिक्र कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का, कि कितने टाइप के रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा कि सिर्फ जो लंग्स से सांस लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है? नहीं नहीं, देखिए भाई, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ब्रोंकियल होता है वो एक्चुअली कहलाता है गिल्स के जरिए। जो पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है लंग्स वाला, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, खामखा जो है गिल्स को 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अच्छा मैं लिख लेती हूँ पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम बेसिकली इन 4 टाइप को जिक्र करने वाले हैं। ब्रोंकियल गिल में ही आ जाएगा, क्यूटेनियस, ब्रोंकियल, ट्रेकियल एंड पल्मोनरी। क्यूटेनियस रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन यूज करता है सांस लेने के लिए। जो फ्रॉग या जो भी ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं वो क्यूटेनियस रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब कि अगर कोई जो है जमीन के अंदर है ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, ठीक है, वो क्यूटेनियस रिस्पायरेटरी सिस्टम यूज करता है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई फ्रॉग का तो हमने सुना उसमें लंग्स होते हैं, कुछ लोगों ने तो उसका क्या कहते हैं डायसेक्शन करके देखा हुआ होगा। बिल्कुल लंग्स होते हैं उसमें। फ्रॉग थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली ना। जब फ्रॉग अपने लार्वल स्टेज मतलब क्या वो टैडपोल स्टेज में होता है तो वो गिल से सांस लेता है, मछली की तरह दिखता है। सही है, एक तो उसका ये हो गया। जब वो लैंड पर होता है मतलब जमीन से ऊपरी सतह पर होता है, बाहर होता है, तो वो क्या कहते हैं लंग से सांस लेता है। और जब वो जमीन के अंदर हाइबरनेशन के एस्टिवेशन के पीरियड में होता है तो वो स्किन से सांस लेता है। तो 3 टाइप की जो है वो रेस्पिरेशन फ्रॉग कर रहा है। इस तरह और ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब ब्रोंकियल की बात की जाए तो ब्रोंकियल मतलब गिल्स, और गिल्स से तो सबसे पहले मुझे पता है आप लोग के दिमाग में आ गया होगा फिशेस के आपने देखे होगा कि वो उसमें गिल्स होते हैं, पिक्चर आपको शो हो रही होगी। ठीक है, और वो उससे सांस लेते हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन अभी बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको याद रह जाएगा। सही है, अब उसके बाद अगर बात की जाए ट्रेकियल, ट्रेकियल आप लोग के लिए न्यू लग रहा होगा। ट्रेकिया एक्चुअली रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्ट्स वगैरह में फाउंड किया जाता है। अब वो छोटा सा नन्ना सा इंसेक्ट है ना। अब आप लोग चाह रहे हैं कि उसमें गिल्स भी हों या चले लंग्स हो, भाई लंग्स सही है। और ना इंसेक्ट पंप करता हुआ नजर आ रहा है यूं 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 ना, जैसे कि लंग्स जब हम सांस लेते हैं आपको पता है जब एयर एब्जॉर्ब होती है तो लंग्स जो है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड देन जब एयर रिलीज करता है तो वो फुली जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन मतलब कि अब इंसेक्ट में तो नहीं हो सकता ना, छोटा सा जो है वो ऑर्गेनिज्म है इंसेक्ट। तो क्या होते हैं उसमें ट्रेकिया होते हैं, डायरेक्टली समझे पैसेज होता है जिससे वो सांस लेते हैं और वहीं से एयर को जो है वो एक्सेल करते हैं। और सांस लेना बहुत जरूरी है वही ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक प्रोसेस में यूज होगा। मैं आपको बताऊंगी आगे चलते हुए कि ऑक्सीजन का इंटेक हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। वैसे अगर आपने ब्लड पढ़ा हो तो ऑक्सीजन के इंटेक का थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। ठीक है, अब लास्ट है पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम लाइक मेमल्स, जैसे हम हैं, हम में जो है वो लंग्स हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं कि डायरेक्टली हवा लंग्स से जा रही है, पैसेज है उसका नॉस्ट्रिल और फिर ट्रेकिया डिफरेंट, वो हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको फौरन से याद होने वाला है। अब पता है आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में कितनी है और वाटर में कितनी है। तो आप बताएंगे कि भाई एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 21% है, जबकि वाटर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 5% है। तो इसे भी आप एमसीक्यूज के तौर पर याद रख सकते हैं। उसके अलावा वो आपको रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, मतलब जो रिस्पायरेटरी सरफेस है जहां पर एयर अब्सॉर्ब हो रही है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें
तो उसमें होता है कि वो थिन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सचेंज इजीली हो सके। वेट होनी चाहिए। अच्छा, थिन के साथ साथ यहीं पर आप लिख लें परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल ही नहीं है, एब्जॉर्ब कैसे होगी ऑक्सीजन, नहीं सोचे ना। और बोर हो रहे हैं ना आप लोग, भाई इंटरेस्ट लें, बोर नहीं होंगे। अब मैं क्या लतीफे सुनाऊं रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाते हुए, आप लोग सोचे भाई इस तरह पढ़ाना पड़ेगा ना। इसमें बस आप लोग इंटरेस्ट लें, जानने की लगन लाएं कि मुझे तो सब जानना है कि एक्चुअली क्या है। ये सोचो यार हमारी बॉडी क्या है, बस यही जानने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपको खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और उसके अलावा जो है वो इसका वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जैसे अगर इंसेक्ट है तो थोड़ा वॉल्यूम हो अच्छा खासा, जैसे लंग्स है हमारी बॉडी के लिहाज से अच्छा खासा वॉल्यूम लिया हुआ है लंग्स ने ना, तो लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये ऐसे लिख देती हूँ, जस्ट वॉल्यूम जिक्र कर देती हूँ और इस तरह लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो है ना बातें हो गई उस लिहाज से कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे। मुझे यकीन है कि अभी भी आप ना वॉल्यूम को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे सफिशिएंटली लार्ज हो सकता है। एक तो मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, देखें अब पिक्चर नजर आ रही होगी आपको ना, एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अब जब मैं बना रही हूँ ना उसको तो आप जरा इग्नोर टाइप ही कर लें। ये मैंने एल्वुलाई बनाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना, ठीक है। नहीं लग रहा बताए ना कमेंट में, इतना बुरा भी नहीं बनाया मैं, ठीक है। तो ये एल्वुलाई, अब होते हैं ऐसे एल्वुलाई जो है ना वो लंग्स में, अभी मैं आपको डायग्राम जब सिखाऊंगी तो उसमें बहुत सारे होते हैं। अगर देखे मैंने एक कभी आपको समझाया हो कि सरफेस एरिया पे बात होती है, इसकी मैं बहुत आसान मिसाल देती हूँ। मेरे पास ना चीनी के इतने बड़े बड़े ना क्यूब्स थे, ठीक है, ओके। अब ना मैंने ना इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की 500 ml पानी में ना, ज्यादा पानी ले लिया मैंने थोड़ा सा, चलें कोई नहीं, ठीक है। पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, बहुत टाइम ले रहे थे। मैंने क्या किया, पहले से पीस लिया, चूड़ा बना लिया, इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए। पीसने में मुझे कम टाइम लगा, जरा टाइम नहीं लगा। और जब मैंने इसे डिसॉल्व किया ना इसी पानी में, जितना टाइम इसको लगा था ना उससे जल्दी जल्दी से डिसॉल्व हो गया। अब वजह क्या थी? वजह ये थी जो पानी था वो यहाँ 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 एक्ट कर रहा था। अब ये मॉलिक्यूल टूट गया दो में, तो यहाँ भी पानी को जाने का रास्ता मिल गया। ये और टूट गया तो यहाँ भी पानी को जाने का रास्ता मिल गया, तो उसे सरफेस ज्यादा मिल गई। क्या ज्यादा मिल गए? अब सपोज करें ये एक टेबल है, ठीक है। अब यहाँ 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 लोग बैठ सकते हैं। मैंने इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी लोग बैठ सकते हैं, है ना। तो सरफेस मिल गई इसको। तो इसी तरह एल्वुलाई जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं, और इस तरह जो है वो 20 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी एल्वुलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अभी मैं वैसे करवाने लगूंगी ना आपको डिस्पैरेटरी सिस्टम, तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सही है ना। अब अच्छा लास्ट इंपॉर्टेंट बात की ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट ब्रीथिंग का भी कर लेते हैं, फिर डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। अरे मिस आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं है सिर्फ, इसमें कई मराइल हैं वो हम जिक्र करेंगे। इंस्पायरेशन से फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, फिर इनहेल करने के बाद उसे उसमें से जो एयर के कंटेंट है लाइक गैसेस वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में समझ लें कि एयर को जो आपने इनहेल किया है ना उसको रिलीज कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का रद्द-ए-अमल हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन अगर 21% गई है तो 4% एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी रिलीज हो जाएगी। उसके बदले में यहाँ एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इंस्पायरेशन में आप ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को आप साथ में एक्सहेल कर लेंगे। बाकी गैसेस भी होंगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बाकी भी होंगी, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है अभी वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स अब ऐसा है कि यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम का दे दिया है। अब पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को भी अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत होती है हमारी इसके पीछे, और दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।